अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अब से 2 दिन पहले तक एक मोमेंटम बनना शुरू हो गया था। चीफ जस्टिस साहब के जिस तरह के रिमार्क्स आए थे उसके बाद ऐसा महसूस हो रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर खुशियां मना रही थी कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन उसके बाद फिर समात बढ़ी और फिर ये मंडे तक मामला चल गया। इस वक्त मैं देख रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ हो गया है। कानून मुअत्तल, आइन मुअत्तल, जमहूरियत ख़त्म, कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की जिम्मेदारी किसकी है, इस तरह के सवालात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्विटर हैंडल इस्तेमाल हो रहा है। पहले जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ कैंपेन्स होती रहीं, उनको जिस तरह का सामना करना पड़ा, उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की बाकायदा कि उनको OSD बना दिया जाए। और अब हम देख रहे हैं कि जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से अब कैंपेन का आगाज़ हो गया है। इस पर आगे चल के प्रोग्राम में बात करते हैं। दीगर जो टॉपिक्स हैं ज़रा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे क्यों निकाला, यहाँ से शुरू हुआ था सफ़र, मुझे किसने निकाला के सवाल को पहुंच रहा है। अब नून लीग ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख के साथ ही सियासी माहौल और अपने वोटर्स का लहू गरमाने के लिए मसालहत नहीं बल्कि जारहियत की हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया है। लंदन में मरकजी रहनुमाओं के इजलास में इंतखाबात में जारहाना अंदाज अपनाने और इस सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में इदारों के बजाय चंद अहम शख्सियात को हदफ तनकीद बनाने का फैसला किया गया है। जो लंदन इजलास से बाहर आने वाली खबरें हैं वो ये बता रही हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मफाहमती पॉलिसी नहीं बल्कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जारहाना पॉलिसी, उनकी स्ट्रैटेजी पर पार्टी का बयानिया बनाया जाएगा। और इस जारहाना इनिंग्स का बराह रास्त निशाना इदारों के बजाय अहम शख्सियात को बनाया जाएगा। मरियम नवाज जो काफ़ी दिनों से खामोश बैठी हुई थी, वालिद की वापसी पर वो रिवायती जारहाना सियासी रंग में नजर आएंगी और इंतखाबी मुहिम में बड़ी अहम शख्सियात की खुफिया ऑडियोज और नवाज शरीफ के खिलाफ की गई मुबैना साजिश को बेनकाब करेंगी। वो 2019 में ऑलरेडी नाज़रीन ये इंकशाफ कर चुकी हैं कि उनके पास कुछ ऑडियोज और वीडियोज मौजूद हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, इनका इजलास हुआ और उनके इजलास में जो कुछ डिस्कस हुआ वो अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई, जो बता रहे हैं कि चेयरमैन PTI की हिमायत पर इजलास में मौला बख्श चांदियों ने एतजाज अहसन पर तनकीद की। लेकिन इस दौरान सबसे जो दिलचस्प रिएक्शन था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था। जराए ऐसा बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने मौला बख्श चांदियों की एतजाज अहसन पर तनकीद के जवाब में कहा कि जब उन्हें उस पर एतराज़ नहीं है तो फिर मौला बख्श चांदियों साहब ये बात क्यों कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं है बल्कि खबरें कुछ इस तरह की भी हैं कि एतजाज अहसन साहब तो पार्टी की CC इजलास में वीडियो लिंक पर शिरकत करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसरार किया कि आप कराची आए, तो उनको उनके इसरार पर कराची आना पड़ा। इसी इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से 90 रोज में इलेक्शन पर जोर दिया गया और यही मुतालबा आज नून लीग की PDM में इत्तेहादी JUI ने भी कर दिया है। एक और अहम मामला है साइफर की गुमशुदगी का मामला, जिसमें PTI चेयरमैन के गिर्द घेरा हो रहा है तंग। आज FIA टीम ने जेल में इंसाफ के चेयरमैन से तफ्तीश की है और जराए ऐसा बता रहे हैं कि साइफर गुम होने से मुतालिक सवालात पर खान साहब ने FIA टीम के सामने साइफर गुम करने का एतराफ़ किया, जो इससे पहले वो एक इंटरव्यू में भी कर चुके हैं। खान साहब के पुराने साथी और नई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबरा परवेज खटक भी खान साहब से मुतालिक नए इंकशाफात कर रहे हैं। आज सहाफ़ियों से मुलाकात की है परवेज खटक साहब ने और इस मुलाकात में उन्होंने दावा किया है कि चेयरमैन PTI फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। परवेज खटक ने मजीद दावा यह भी किया है कि जनरल बाजवा ने कहा था कि शहबाज शरीफ बाकायदा लिख कर देंगे कि असेंबली तहलील होगी। उन्होंने चेयरमैन PTI को कहा कि धरना खत्म करो, लेकिन खान साहब नहीं माने। इस तमाम सियासी हलचल में मुल्क किस तरह आगे बढ़ेगा और इन सियासी मसाइल के होते हुए आवाम को सुकून और रिलीफ कैसे मिलेगा, इस पर बात करने के लिए आज मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों में मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट है एंकर पर्सन है सना बुचरा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। उज़मा साहिबा, आपसे मैं बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। जो ऑडियोज एंड वीडियोस की बात हो रही है, तस्करा हो रहा है, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों की जो आगे की स्ट्रैटेजी है वो अब मज़ाहमत की पॉलिसी पर आप लोग अमल करेंगे। तो ये ऑडियो वीडियोस किन लोगों की सामने आने वाली हैं, क्या है इसमें, कब की ये ऑडियोज एंड वीडियोज हैं? ये उस वक्त की जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकाला गया, ये उस वक्त का सारा मामला है जो कि अब मंजर आम पर लाया जाएगा?
बहुत शुक्रिया किरण। देखिए, पहली तो बात यह है कि आपकी मीडिया की खबर है कि ऐसा कुछ जो है वो सामने लाया जाएगा और पता नहीं क्या पॉलिसी होगी। अभी तो पहली पॉलिसी ये है कि मियां साहब के वतन वापस आने का अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान हो गया है और जो है वो सबको इंतजार था। और आप लोग हमें जो है रोज पकड़ के पूछते थे कि आ नहीं रहे हैं, वो वतन क्यों नहीं वापस आ रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो टेंशन खत्म हुई कि वो वतन आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने जो है वो हमेशा आप कहती हैं मरीम नवाज खामोश बैठी है। मुझे हैरत होती है कि वो आपको कहाँ खामोश लग रही है। हमारे ऊपर तो एतराज ये है कि मरीम साहिबा बोलती बहुत ज्यादा है और जितनी भी ये इमरान खान की जो पेशी से मुतल्लिक मामलात थे उसके ऊपर जितने जो है वो तल्ख हकायक का जिक्र मरीम नवाज साहब ने अपने ट्विटर के साथ किया और डेली उनकी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग हमारी पार्टी की जो है वो हो रही है। मरीम नवाज साहब बिल्कुल ना खामोश है ना फारिग कर बैठी हैं, वो अपना काम कर रही हैं एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर जिनको दिया गया है। अब आ जाते हैं ये ऑडियो वीडियो के ऊपर। मुझे नहीं मालूम कि ये जो है ये सामने आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन मैं जाती तौर पर समझती हूँ कि जरूर सामने आनी चाहिए। खास तौर पर वो तमाम चीजें किसकी हैं ये, जो आपने मियां सुनी हुई नवाज। है, आपने देखी हुई है? जी नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बात पूरी करूं अगर कि मैं समझती हूँ कि मियां नवाज शरीफ जी जी। साहब को जो एक प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने के लिए जिस तरह से उनको पनामा में से अकामा निकाल कर फिर ब्लैक्स लॉ की डिक्शनरी में से एसेट की डेफिनेशन लेकर फिर जो है वो मॉनिटरिंग जज लगाकर फिर उसके अंदर अरशद मलिक को ब्लैकमेल करके उनसे फैसला लेने पर, ये तमाम जो चीजें हैं इसमें बहुत सारे हकायक सामने आ गए। लेकिन अभी बहुत सारे हकायक ऐसे हैं जिनको सामने आना चाहिए और वो पाकिस्तान की अवाम की प्रॉपर्टी हैं। उनको जो है इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता कि जो आज जी। पाकिस्तान के हालात हैं वो बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं इससे। अगर 2016 में ये साजिश ना हुई होती पनामा वाली जी तो आज जी। पाकिस्तान के ये हालात मुआशी तौर पर भी ना होते। 2016 में पाकिस्तान को जहां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा था इस पनामा की स्टोरी से पहले, उस वक्त 3% महंगाई थी, 6% जीडीपी था। हम अपना जो है वो कर चुके थे, आईएमएफ का प्रोग्राम खुदाफिज कर चुके थे। जी जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत जी। वाहिद हुकूमत जिसने आईएमएफ का प्रोग्राम कंप्लीट उसमें कर लिया साहिबा था, जो कंप्लीट कुछ किया आप था। लोगों के साथ ये तमाम 2016 में चीजें जो हुआ पाकिस्तान ठीक को है, यहाँ उसका ले आई इम्पैक्ट हैं। तो है, लेकिन ये पिछले 16 महीने भी तो आप ही लोगों की हुकूमत थी ना। बिल्कुल हमारी हुकूमत थी, बहुत सारी फौज में बगावत की कोशिशों के साथ, बहुत सारे धरने और इंस्टेबिलिटी के साथ, बहुत सारी ऐसी अपीलों के साथ कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे मत भेजें, इस तरह की बातों के साथ कि सैलाब जदगान को पैसे जो है वो पाकिस्तान में नहीं आने चाहिए, आईएमएफ को खत लिखे जाए, फोन किए जाए कि प्रोग्राम पाकिस्तान को जो है वो ना मिल सके। ये इन तमाम अफरा तफरी और इन तमाम मामलात के अंदर हमारी 16 जी महीने की हुकूमत थी। और उस 16 महीने जी। की उस्मा हुकूमत साहबा, के ये अंदर हमारे अंदरूनी जून मामलात के हैं, अंदर कहा जा लेकिन रहा इस था कि वक्त जो पाकिस्तान आवाम फेस डिफॉल्ट कर कर रही है जाएगा। वो आईएमएफ का वो मामला जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब ऑन ट्रैक ले आए थे, लेकिन फिर उसके बाद ये हुकूमत की नाकामी थी ना, फिर इसहाक डार साहब उसको खींचते रहे, फिर वो 9th रिव्यू कितनी मुश्किल से जाके हुआ। तो ये आप ही की एक मिनट, हुकूमत की नाकामी है और शायद यही वो रीजन है कि जिसकी वजह से आप लोगों को ये वाली स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी है, क्योंकि सेल करने के लिए इस वक्त हुकूमत के पास, आप लोगों के पास कुछ है नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह का करम है हमारे पास सेल करने के लिए ये मौजूद है कि जून में जब इमरान खान की हुकूमत को गए हुए 2 महीने हो चुके थे और तभी कहना शुरू कर दिया गया था कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर रहा है। और ब्लूमबर्ग और बड़े बड़ी जो रिपोर्ट्स हैं वो कह रही थी कि पाकिस्तान जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जून से आगे नहीं जा पाएगा पाकिस्तान की। और ये जो आप कह रही हैं कि डार साहब की जो है वो गलती क्या है, डार साहब की गलती यह है कि वो पाकिस्तान के लिए निगोशिएट कर रहे थे, पाकिस्तान की आवाम के लिए निगोशिएट कर रहे थे और वो चाहते थे कि इतना सख्त प्रोग्राम जो पाकिस्तान के साथ रियासत के साथ एक इतना बड़ा इमरान खान ने घिनौना खेल खेला कि उस प्रोग्राम को जो है वो डिफाई किया। उसके बाद वो रियासत पाकिस्तान को बिलीव करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने 80% इकदाम पहले पूरे कराए, एक एक बात को उन्होंने चेक रखा। वो इसहाक डार साहब पाकिस्तान का जो है मुकदमा लड़ रहे थे। अगर इसको आप गलती समझती हैं, और इसहाक डार साहब ने जून की दिसंबर की अदायगियां की हैं, इस जून की जाने से पहले भी अदायगियां करके गए, जो बैरूनी अदायगियां थी जो हमने नहीं लिए हुए थे, जो इनके लिए हुए पैसे थे जिसके ऊपर सूद और ये सब इकट्ठा करके जो है वो हमें हमारे बच्चे मार के गए ये तो आप तस्लीम करें ना उस्मा साहिबा, ये तो तस्लीम करें ना, इसहाक डार साहब नहीं कर सके थे मुआहदा, इसी वजह से तो फिर शहबाज साहब को इसमें इंटरवीन करना पड़ा था, उन्होंने सारे मामला फाइनलाइज किए थे और फिर उसके बाद हम ये आईएमएफ के प्रोग्राम में गए थे। इसहाक डार साहब समझ रहे थे, इसहाक डार साहब एक तो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे थे, गलत नहीं कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि अगर वो जो है बगैर किसी चूच रहा के उनकी तमाम बातें मान ली जाती तब आप कहते पाकिस्तान का किसी ने बात ही नहीं की। लेकिन इसहाक डार साहब को अंदाजा नहीं था
कि पाकिस्तान की रियासत के साथ जो ब्लफ किया इमरान खान ने, उसकी इतनी बड़ी कॉस्ट पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी और किसी भी सूरत सही, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए दीगर मेहमानों के लिए भी। उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। ठीक, उस्मा साहिबा मुझे इजाजत दीजिए, दीगर मेहमानों के लिए भी इजाजत दीजिए। आमिर जिया साहब, ये जो सारा ये अप्रैल तक जो पिछले साल 2022 अप्रैल तक जो सारा मामला था, उस वक्त कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, लेकिन ये जो मौजूदा अभी ताज़ा ताज़ा जिनका इख्तिताम हुआ है, ये हुकूमत आई तो इनका ये प्लान भी यही था, महंगाई भी मुकानी थी और तब्दीली, जो मुल्क में जो एक सिस्टम खराब हो चुका था उसको भी बेहतर करना था। लेकिन ये जो 16 महीने में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से अवाम अभी खून के आंसू और 8-8 आंसू बाकायदा रो रही है, बिजली के बिल्स जिस तरह से आ रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ हम वो लोग जो हुकूमत में थे, जो ये कहकर आए थे कि हम बचाएंगे और हम चेंज लेकर आएंगे, उनकी अगर हम स्ट्रैटेजी देखते हैं तो सर फिर क्या यही समझ आता है ना कि वो जो 16 महीने की हुकूमत है उसमें करने के लिए कुछ नहीं था, इसी वजह से जो कुछ अभी जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है वो उसी को देखते हुए बनाई जा रही है। तो आपको लगता है कि ऐसे हालात में अवाम इस स्ट्रैटेजी को बाय करेंगे, पुरानी ऑडियोज वीडियोज, उनसे कोई फर्क पड़ेगा अवाम को? देखिए, जो 16 माह थे उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है पीडीएम हुकूमत की, और जाहिर है कि उसका जो भी सेहरा जाता है वो नून लीग को जाता है, क्योंकि माशी महाज के ऊपर जो है वो उन्हीं की टीम लीडर्स जो थे, मतलब इसाक डार साहब हो गए, उससे पहले मिफ्ता साहब ने तो फिर भी कुछ ऐसे इकदाम किए थे, लेकिन इसाक डार साहब ने दोबारा गड्ढे में गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और गिरा भी दिया था, जिसकी वजह से फिर आप देखते हैं कि निकालने के लिए फिर आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ा और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को इंटरवीन करना पड़ा। तो उनका जो भी आउटकम था, मतलब गुफ्तगू का, इसाक डार साहब को तो बड़े कहते हैं ना कि फेलियर था, और मैं कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की तारीख के नाकाम तरीन वजीर खजाना साबित हुए, और उनके जो भी फैसले थे, जो दावे करके चले थे, जो बातें करके चले थे, उसके अंदर अच्छा फिर आप देखें कि हमारे यहाँ फिक्री मुगालते हैं बहुत सारे, हमारे फिक्री मुगालते हैं कि 2013 से 18 का दौर कोई सुनहरी दौर था। आज आप किरण साहिबा जो बिजली के बिल दे रही हैं उसमें कैपेसिटी पेमेंट की बहुत बड़ी एक वो है, प्रोपोर्शन है। वो कैपेसिटी पेमेंट की वजह ये कि जो बिजली घर लगाए गए थे वो बिला सोचे समझे लगाए गए थे, वो जो थी महंगी एनर्जी सोर्स के ऊपर थे, फर्नेस ऑयल पे थे, डॉलर से लिंक थे, क्योंकि डॉलर जब मजबूत होता है, ऊपर जाते हैं, तो हमको उतने ही पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। तो वो जो एक फ्लॉड पॉलिसी थी एनर्जी की, उसको हम आज तक भुगत रहे हैं। तो ये चीज हमें जहन से नहीं निकालनी चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट तारीख का जो था वो 2013 से 18 की जो हुकूमत थी, जिन मुआहदों की आप बात करें, वैसे फिर इमरान खान साहब ने उन्हीं मुआहदों के लिए सर आगे निगोशिएट नहीं किया था जिया साहब? मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं देखिए उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जब आपको स्पेस इतना कम मिला, तो जाहिर जो भी हुकूमत आएगी उसको कर्जों पे कर्जा ही लेना है, इसलिए कर्जा लेने के पिछले कर्जे चुका दिए जाएं। तो मैं नहीं कह रहा, मैं पीटीआई को डिफेंड नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूं कि उनका कोई दौर सुनहरी था, लेकिन याद रखेंगे जब उनकी हुकूमत हटी थी, इन्फ्लेशन 11-12% था। पिछले बरस का जो था 29% इन्फ्लेशन था, 40% तक इफरात दर महंगाई ने हिट किया था, और अभी जो लेटेस्ट है वो 30% है। उसी तरह आप देखें कि जो डिवेल्युएशन हुई पीडीएम के दौरे हुकूमत में 55.7% डिवेल्युएशन हुई है, डिप्रिसिएशन ऑफ द रूपी, और जब से निगरान हुकूमत आई तकरीबन 5% हुई है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार हमें पता है कि पीडीएम हुकूमत की फ्लॉड पॉलिसीज हैं। जब आप डिवैल्यू करते हैं, और फिर इंटरेस्ट रेट 22% पे छोड़ा आपने। अब ये दो को अगर मुझे एक्सप्लेन करने दें, जब आप 1 रुपया डिवैल्यू होता है तो बकौल डॉक्टर शफाक हसन खान के हमारा जो पब्लिक डेट है वो 100 बिलियन रुपीज बढ़ जाता है। जब आप हाई इंटरेस्ट रेट रखते हैं उसके मतलब है कि अपनी मईशत का खुद गला घोट रहे हैं। आज आपने एनर्जी की प्राइसेस इतनी बढ़ा दी हैं, आप घरेलू डिवैल्यूएशन की जो पॉलिसी है तो खान साहब नहीं लेकर आए थे सर? बीबी मैं फिगर दे रहा हूं ना, 184 पे उन्होंने छोड़ा, तो 55.7% किसके दौर में गिरा है? इतना शार्प डिवैल्यूएशन किसके दौर में हुआ है? तो बात ये उस दौर में भी गिरा, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जब आप इन्हितात का प्रोपोर्शन देखते हैं ना कि प्रोपोर्शन कितना था, भाई उन्होंने भी गलती की, लेकिन ये वो तो ना तजुर्बेकार थे, मान लिया हमने। आपके तो तजुर्बेकार थे भाई, आपके तो साहब डार साहब पता नहीं क्या चैंपियन बनकर आए थे, लेकिन उन्होंने जो निगोशिएट किया, सिग्नलिंग की, आज मैंने बातें की हैं, मल्टीलैटरल के जो नुमाइंदे हैं वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, बाकायदा वो तो जिनको ये कह रही कि जी अवाम के लिए निगोशिएट कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए, उसके खिलाफ कर रहे थे। आखिरी बात जो बड़े मजे की दिलचस्प है, जो मज़ाहमत की आप बात कर रहे हैं, मज़ाहमत का जो एक वो है ना कि ये मज़ाहमत करेंगे, मज़ाहमत किसके खिलाफ करेंगे आप? जनरल बाजवा का एहसान अजीम है नून लीग पे कि उनकी सियासत का अहा करके और शरीफ खानदान की सियासत का अहा करके गए।
उनके खिलाफ ये मज़ाहमत करेंगे, किसके खिलाफ मज़ाहमत करेंगे? और अगर ये समझते हैं कि हम किसी फौजी अफसर के खिलाफ करेंगे, याद रखें पहले की तरह फिर एक मरतबा इनके खिलाफ पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा होगा, क्योंकि फौज में जो एक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि वो अपने लोगों को बिट्रे नहीं करती, छोड़ती नहीं है। ये करें कैंपेन और उसके बाद आप उसका नतीजा देखिएगा। इनको जनरल बाजवा के पैर धो के पीने चाहिए, ये मैं आपको बस कहना चाहता हूँ। सही। सना बुच्चा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सना साहिबा, पहले तो ये फरमाइए कि ये हमने आज से कल भी मैं ये बात कर रही थी, 16 महीने पहले, हुकूमत से पहले जब पीटीआई की हुकूमत थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बड़ी अच्छी थी और उस वक्त मुस्लिम लीग नून की ये मज़ाहमत वाली पॉलिसी थी जिसको आगे लिंगर ऑन करने की कोशिश की गई पीटीआई की तरफ से, लेकिन वो तमाम हदें ही क्रॉस कर गए। तो अब क्या एक बार फिर आपको लग रहा है ऐसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी वो पुरानी वाली पोजीशन पर जा रही है और उन्होंने वो पीटीआई का वो वाला हाल देखा है कि उससे पहले जो उनकी हुकूमत थी और हुकूमत में जो बुरा हाल था तो अवाम वो सब कुछ भूल कर एक सिंपैथी वोट उनके साथ था, तो क्या पीएमएलएन अब उसी ट्रैक पर जाना चाह रही है दोबारा? जी, मुझे नहीं पता कि कौन से ट्रैक पे कौन सा रिकॉर्ड चलने वाला है, लेकिन इस मुल्क में अब फर्क नहीं पड़ता। खान साहब जेल चले जाएं फर्क नहीं पड़ता, निकल आए फर्क नहीं पड़ता, नवाज शरीफ वापस आ जाएं फर्क नहीं पड़ता, शहबाज शरीफ साहब थोड़े अरसे के लिए आए, 16-17 महीने उन्होंने हुकूमत की, फर्क नहीं पड़ा। डिफॉल्ट से मुल्क को बचा लिया। अज़मा साहिबा फरमा रही है मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक चैलेंज तो बूर हो गया, चलें नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अक्टूबर में भी दिन है, अभी देखते हैं कि सितंबर गुजर जाए फिर अक्टूबर पे भी बात कर लेंगे, अभी तो अगस्त खत्म होने में भी दिन है। तो एक तो ये कि अभी तक कोई चैलेंज अबूर नहीं हुआ है, डिफॉल्ट से मुल्क को बचा दिया, लेकिन खाना जंगी का मंजर है। और देखिए यहाँ पर आवाम ठीक से देख नहीं पाती, लेकिन जो पर्दे पे मंजर बदल जाता है, आपका प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, आपकी हुकूमत तब्दील हो जाती है, किसी को जल्द घर भेज दिया जाता है, कोई मुल्क दुश्मन होता है, कोई मुहिब वतन नहीं रहता, किसी के प्यार में कमी आ जाती है, किसी के इकरार में कमी आ जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मरियम साहिबा की खामोशी है वो एक टाइम लैप्स बिल्कुल नजर आता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो किस दिन से लेके किस दिन तक खामोश रही, अरेस्ट के दिन भी वो नहीं बोली, जब चेयरमैन पीटीआई का एक बड़ा अरेस्ट हुआ वो जिस खुशी खुशी गए, डायरी पे वो नहीं बोली। तो मेरा ख्याल है कि वो सारा वक्त जो खामोशी से गुजरा है उस पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। और दूसरा ये जो बोलती हैं मरियम साहिबा और जो नवाज शरीफ भी को पिछले दिनों बोले हैं, एक उन्होंने फिर नाम लिया जनरल बाजवा, जनरल फैज, हम ये सुनते रह गए, खोसा, साकिब निसार, वो बाजवा, वो फैज की बाकियात, वो फलां, वो ढमकां, तस्वीरें बाकायदा तौर पर हमारे जहनों पर नक्श हैं। क्या हुआ जी उनका? ये वो पहले भी ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी 5 लोगों के खिलाफ। इन पर जी, इन पर अमल कब करना है और इन पर अमल होगा भी या नहीं, वो ही इंसान जिसको आपने अपने वोट से एक्सटेंशन दी, आप उसी के खिलाफ कह रहे हैं कि वो आपकी हुकूमत को डुबाया था। उसका ये काम था कि वो अदलिया को कहता कि आपको निकाल बाहर करें, अदलिया ने ये सोच लिया था कि वो बाहर कर देगी आपको। ये तमाम चीजें नवाज शरीफ साहब बता रहे हैं, तो हमें बता दें कि उन्होंने एक्सटेंशन का वोट क्यों दिया था और इतने दिन तक खामोश क्यों थे, फिर ये अदम एतमाद में उनके साथ एक कोऑपरेशन क्यों थी, उसके बाद इतनी खामोशी क्यों थी। यौम शोहदा पर जब बाजवा साहब मौजूद थे तो उस वक्त ये कहाँ थे, इनका ये जो दुश्मन वाला लहजा था, उस दिन मरियम साहिबा क्यों खामोश थी, उस दिन नवाज शरीफ साहब कुछ क्यों नहीं बोले थे, उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने याद क्यों नहीं कराया था। तो मेरा ये ख्याल है इस मुल्क में ये अवाम को बेवकूफ बनाना बंद कर दें। आप लोगों की डीलें हो जाती हैं जबरदस्त, आपको ढील मिल जाती है जबरदस्त, नहीं मिलती आप अवाम के पास रोने आ जाइएगा कि हमारे साथ तो ये हो गया, हमें इसने ये कर दिया, हमें उसने वो कर दिया। आप पाकिस्तान के हर शहर में जाके बताइएगा कि कौन कौन से सवालात हैं पाकिस्तान की तारीख में जिनके जवाबात हमें नहीं मिले, लेकिन जब आपको ढील मिल जाए तो फिर आप वही पॉइंट पे आ जाइएगा जहां पे आज अवाम आपके गले पकड़ने को तैयार है। आपकी एक सिविल नाफरमानी की पूरी मुहिम का आगाज हो रहा है, जमात इस्लामी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूह आ गई है। अगर आप ये नहीं देख रही हैं, अगर आप ये नहीं समझती ये एक बड़ा चैलेंज होगा, आप ये समझती हैं कि नवाज शरीफ साहब के वापस आ जाने से इस मुल्क में कोई काया पलट जाएगी, कोई अवाम में कोई ढारस आ जाएगी, वो समझेंगे जी आज हमारे तमाम दुख दूर हो गए हैं, हमारी बिजली कम हो गई है, हमारा उसके लिए जरूरी है कि पहले ग्राउंड रियलिटीज को देख लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। 31 पे कुछ इस तरह की इत्तलात आ रही हैं। अच्छा उज़्मा साहिबा, कल एहसन इकबाल, मैं आगे बढ़ी हूँ क्विकली, मैडम मुझे बताइए, कल एहसन इकबाल साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी को जी सवाल के साथ सवाल भी ले लीजिए फिर रिस्पॉन्ड भी कर दीजिएगा साथ साथ। कल एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई, वो कह रहे हैं कि हमें यकीन दिलाया गया था कि हल्का बंदियों में कोई तब्दीली नहीं होगी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। तो ये कहिएगा, ये कंफ्यूजन है या गलत बयानी है, ये हो क्या रहा है इस वक्त?
देखिए, पहले आपकी इस बात का जवाब देते थे, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें आमिर ज़िया साहब की भी और सना की भी बातों का जवाब देना है। पहली तो बात यह है कि जो हल्का बंदियां हैं कौमी असम्बली के लेवल के ऊपर, उसकी जरूरत नहीं है, उसमें कुछ ज्यादा मेजर शिफ्ट नहीं है। लेकिन जो सूबाई असम्बलियों की जहां तक हल्कों की बात है, उसके अंदर यकीनन कुछ खासतौर पर अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं तो उसके अंदर बहुत सारी सीटों की एडजस्टमेंट होना बाकी है। कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी सीटें कम हो रही हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की सीटें बढ़ रही हैं। अब ये वन वोट जो है, वन पर्सन वन वोट की वायलेशन है कि आप कहें कि जी आप उनको जो है वोट डालने ना दें, आप रहने दें, ये जितनी सीटें हैं बस आप इलेक्शन करा दें 90 दिन के अंदर। और ये क्या मुराद अली शाह साहब जो है पहली दफा जो है वज़ीर आज़म बने थे, उनको मालूम नहीं था कि जो है मुश्तरका मुफादात काउंसिल के अंदर जो है वो क्या वोट दे रहे हैं, क्या उन्होंने जो है वहां पर वो कह रहे हैं हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि डिले नहीं होंगे। नहीं तो डिले तो नहीं हो सकते ना, डिले तो नहीं हो रहे हैं। अब एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो है वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन डिले तो नहीं हो रहे, डिले होने भी नहीं चाहिए। और हम तो हमारा वफद तो ये रिक्वेस्ट करके आया इलेक्शन कमीशन से कि इस प्रोसेस को और जल्दी कर लें। ये दिसंबर तक जो है वो जाने की जरूरत नहीं है, उससे पहले अगर कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है, उसको ज्यादा स्विफ्टली कर लें। बल्कि साथ साथ जो वोटर लिस्ट है उसका काम भी कंप्लीट करें ताकि इलेक्शन के अंदर जल्द अज जल्द जाया जा सके। अब 2-3 बातें मुझे जरूर रिस्पॉन्ड करनी। पहली बात तो सना की बात, उसमें साहब अगर मुझे आप टाइम दे दें, मैं ब्रेक के बाद वापस आके आपका जवाब ले लूं। मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन जी। मुख्तसर वक्त मेरे पास बचा है। आमिर ज़िया साहब जरा सर इस पर कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स इस वक्त आपको समझ आ रही है? जो सीसी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है उसमें जो मौला बख्श चांडियों और एतजाज एहसन साहब वाला मामला था कि मौला बख्श चांडियों ने उनके ऊपर एतराज किया, लेकिन बिलावल साहब ने उनको मना कर दिया कि जब हम इस पर एतराज नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों इस पर एतराज करें। तो आपको क्या लगता है इतना बड़ा तजाद क्यों है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स के अंदर? उस्मा बुखारी साहिबा, मैं क्योंकि मेरे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे सेगमेंट क्लोज करना, मैं आपकी तरफ आती हूँ दोबारा जी। एक तो ये बात समझनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें समझना ये चाहिए कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसमें आपने देखा कि एतजाज एहसन साहब जो है बहुत मरतबा और बड़े जोर और शोर के साथ अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के जो स्टांस है कि जनाब उनको इजाज़त दी जाए, वो सीनियर रुकन है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथी हैं, उनकी एक हमारा जो सिविल सोसाइटी बड़ी इज्जत की निगाह से देखता है एतजाज एहसन साहब को, क्योंकि बाज़ औक़ात वो पॉलिटिक्स से बुलंद होकर जो है एक स्टांस लेते हैं। तो अगर उनकी पार्टी इस बात की कदर कर रही है और उनकी लीडरशिप करी तो मैं समझता हूं कि क्रेडिट बिलावल साहब को जाना चाहिए इस बात का। अच्छा, बाकी जो सेकंड ईयर होती है, मौला बख्श चांडियों साहब हो गए, वो ज़ाहिर को पार्टी लाइन को टो करते हैं। वो एक समझते हैं कि अगर हम इख्तलाफ करेंगे और जो लोग इख्तलाफ करेंगे वो मुनासिब नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर उन्होंने दोबारा इनके लिए जगह बनाई है एतजाज एहसन साहब के लिए, तो एक तो खुद बिलावल साहब का स्टैचर उससे मेरे ख्याल में बुलंद हुआ है कि अपनी पार्टी में इख्तलाफ रखते हैं, इस बात की वो गवारा करते हैं कि जी पार्टी लाइन को अगर कोई वो भी कर रहा हो, वायलेट भी कर रहा हो, तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे। और जो पीपल्स पार्टी में मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप कंपेयर करें नून लीग के मुकाबले में तो उसके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स निस्बतन स्ट्रांग है, हालांकि उसके ऊपर और तनकीद बहुत ज्यादा बनती है। तो ये बात समझ में आती है। तो मैं उसके ऊपर मुझे तो खुशगवार हैरत हुई है ये। और अगर उन्होंने अपने सीनियर साथी को इस बात की इजाजत दी कि खुलकर बात करें, तो ये रवैया दीगर जमातों को भी अपनाना चाहिए कि पार्टी की सफों में इख्तिलाफ राय हो तो लोग रख सकें। क्यादत कुछ भी कह रही पार्टी पॉलिसी भी तो कोई चीज होती है ना। बिलावल भुट्टो साहब ऑन द फ्लोर फौजी ट्रायल्स की बात करते हैं चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, लेकिन उनके अपने जो वकील हैं, उनके जो अपने लॉयर्स हैं, अगर वो हिमायत कर रहे होते हैं तो फिर किसी और को बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता। तो ये पर्दे के बाहर और पर्दे के पीछे जो है वो दो अलग अलग स्टोरीज आ जाती हैं। फिर सना बुचे साहिबा, मुझे परवेज खटक साहब के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले उस्मा बुखारी साहिबा शायद नाराज होकर चली गई हैं। तो उस्मा बुखारी साहिबा इतनी फ्रीक्वेंट हमारी मेहमान होती हैं, बड़ी मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, तो वक्त की किल्लत होती है जिसकी वजह से तमाम गेस्ट को बराबर वक्त देना पड़ता है। तो उस्मा साहिबा अगर वापस आना चाहें तो मैं उनको वेलकम कहूंगी दोबारा। सना साहिबा, परवेज खटक साहब, इनको पीटीआई पर पाबंदी लगती हुई दिखाई दे रही है और आज जो उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है, वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने माहौल बनाया लेकिन चेयरमैन पीटीआई माने नहीं। उन्होंने यहां तक कहा कि जनरल बाजवा ने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब अपने हाथ से लिख कर देंगे कि वो असेंबली तहलील कर देंगे। ऐसी कोई बात हुई थी? कोई है ऐसी बात ऑन रिकॉर्ड पर मौजूद जो आपके इल्म में हो?
देखिए, मेरा ख्याल है कि चेयरमैन पीटीआई इतने नादान थे, ना ही बाजवा साहब नादान थे, ना शहबाज शरीफ साहब और मियाँ साहब नादान हैं। मेरा ख्याल है बहुत ही होशियारी से ये काम किया गया, और मेरा ये ख्याल है कि खट्टक साहब को बहुत पहले ये बता देना चाहिए था। बहरहाल अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे बैन की बात हो रही है, यहाँ पर कह रहे हैं कोई फ्रेंडली टाइज बना लिए जाएं, कोई एक टीम तश्कील दे के मुज़ाकरात करे इदारे से और बात करे और उनसे मामला को साफ करे। लेकिन किरण, इससे कता नज़र मेरा ख्याल है कि आपने जो बात पहले लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन की अगर मैं कर दूं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये जो खुशखबर हैरत हुई है मेरे दोस्त आमिर ज़िया साहब को, जरा ये फरमा दें कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर में उनका इतना बड़ा दिल जिगरा डेमोक्रेटिक वैल्यूज कहाँ चली गई थी जब मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने एक डिसएग्रीमेंट की थी या उनकी कोई जो नुक्ता था वो नहीं पार्टी की लाइन टो करता था, तो उस वक्त इन्होंने इतना बर्दाश्त का मुजाहरा क्यों नहीं किया गया? और हमें सबको पता है कि कितनी क्लोजनेस थी, कितना करीबी बॉन्ड था मुस्तफ़ा नवाज खोकर और बिलावल साहब का। इसलिए मैं समझती हूँ कि अब जबकि उनको ये लग रहा था कि प्रेजेंटो साहब उनकी पार्टी में आ जाएंगे, बाकी लोग भी उनको ज्वाइन कर लेंगे, पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ था, उन्होंने सोचा था कि फॉर्मिडेबल हम लोग एक थ्रेट होंगे और हम अपनी पार्टी को लेकर पूरे पाकिस्तान में आ जाएंगे और बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन अब उनको ये सूट करता है, जो पोजीशन इस वक्त एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा ले रहे हैं वो उनको सूट करता है, और ये सीईसी की जो मीटिंग हुई है ये इसमें सूट करता है कि नवें दिन का इलेक्शन हो। तो मुझे नहीं पता कि एतजाज़ एहसन साहब और खोसा साहब ये पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू पोर्ट्रे कर रहे हैं या ये फिर अपने नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं जो कि सपोर्ट में आ रहा है विद चेयरमैन पीटीआई। तो मेरा ख्याल है इसमें दो राय नहीं हो सकती कि दोनों की डिमांड तो एक ही है, 90 दिन में इंतखाबात। तो अब कौन सी साइड पे कौन खड़ा है? जो एलाइज थे आज वो फोर्स बन गए हैं, और ये जो फोर्स हैं इन्होंने कितनी डबल गेमिंग करनी है अभी वो देखना बाकी है। सही। आमिर साहब जरा ये फरमाइएगा सर, ये साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालत में कह दिया है कि ना साइफर लिया ना ट्रांसक्रिप्ट किसी गैर मिजाज शख्स को दिया है। खान साहब एतराफ कर चुके हैं कि साइफर उनके दफ्तर से गुम हो गया है। तो क्या ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान है ये इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है सर? देखिए, इसका फैसला किरण करेगी तो ज़ाहिर है कि जो तहकीकाती इदारे हैं और हमारी अदलिया है वो कर सकती है। मैं और आप गालिबन इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन हमारी जो जैसे कि भी सना भी कहती हैं कि बता रही थी कि जी हमारे सियासतदानों की पोजीशन में कई मरतब आपको कंट्रडिक्शन नजर आता है। तो कंट्रडिक्शन नजर भी आया कि मतलब है कि जिस पर्चे को लहराया गया बाद में कहा गया जी वो साइफर नहीं था, मशरूम मारूफ जब उन्होंने जलसा किया था, तो इस बात को तस्लीम करना चाहिए। और पीटीआई ने उस मामले के ऊपर बहुत ज्यादा हमने देखा कि अपने स्टांस को तब्दील किया और कई मरतबा किया, और उसके अंदर जाहिर है। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए, जो एक्चुअल साइफर होता है, जो कोडेड लैंग्वेज होती है, वो तो कभी भी बाहर नहीं आती, वो तो डी कोड होकर उसका जो मतन होता है, जो जिस्ट होती है, उसको शेयर किया जाता है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, और वो भी उन्हीं फोरम्स के ऊपर कि जो कि मजाज होते हैं। अब वहां से अगर मतलब उसकी कॉपी को कहीं और शेयर कर दिया गया है और लीक कर दिया गया है, तो आई डोंट नो उसके ऊपर जो ऑफिशियल पोजीशन होनी चाहिए। सर मुझे सेगमेंट क्लोज करना है, प्लीज एक मुख्तसर कमेंट कीजिएगा। ये जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है, सर अंसार अब्बासी साहब की खबर है पीटीआई के लोगों ने चेयरमैन और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आपको लगता है ये मुमकिन है? वैसे पाकिस्तान में नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है सर? देखिए, मुझे मुख्तसर बताइएगा। मैंने की खबर का नहीं पता, अंसार अब्बासी की खबर का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत अरसे से पीटीआई का एक पूरा सेक्शन है जो चाहता है कि जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं बहाल हों, और जितना खिंचाव और जितनी कशीदगी हो गई है वो दूर हो जाए। और उसके लिए मतलब माजी में भी कोशिशें हुई, हत्ता कि आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ बाजवा साहब से मुलाकातें भी हुई, उसको सदर साहब ने फैसिलिटेट जी सर, पीछे कोशिशें हो रही होती थी, आगे इमरान खान साहब आके ऐसे स्टेटमेंट दे देते थे कि फिर वो उन कोशिशों का कुछ होता नहीं था, कुछ रहती नहीं थी। सना साहब ये फरमाइएगा, उनकी नादानियां जो थी, नादानी उनकी अपनी जगह, उनकी नादानी अपनी जगह, दो मरतबा सना साहब बिल्कुल अगर मुख्तसरन मुझे बता दें, ये जो ट्विटर पे शुरू हो गया है अभी, सर मैंने सेगमेंट क्लोज करना है, ट्विटर पे जो अभी शुरू हो गया है, पीर को समात होने जा रही है, तो ये क्या प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दो राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पूरा एक नैरेटिव है और पूरी ये इनका जो अमल करते हैं एग्जैक्टली यही होता है। इट्स लाइक रिटन इन स्टोन के इन्होंने क्या करना है। पहले एक आदमी को मुतजाद बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक पूरा एक प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब पहले नहीं है, ना ही आखिरी होंगे, यही तरीका उन्होंने अपनाया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो ट्विटर हैंडल पे कुछ कहा गया है वो उनके वकला ने नहीं कहा हो, या इससे ज्यादा बात अदालत में नहीं हुई हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बेतौकीरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट की और जज साहिबान की नहीं हुई हो, तो मेरा ख्याल है कि ये तो जाहिर है एक तौहीन अदालत के ज़मरे में आएगा और इस पर मेरा ख्याल है जस्टिस साहब भी कोई बात करेंगे। अब किसी के फेसबुक के स्टेटस को लहरा देना और किसी की ये बात कर देना, ये इतनी छोटी बात नहीं होती। किसी को भी आप फौरी तौर पर अपना मुद्दा पेश कर दें, आप ही जज हैं, आप ही वकील हैं और आप ही फैसला दे दें। बिल्कुल ठीक। सना साहब, इस वक्त इतनी अजीबोगरीब सिचुएशन पाकिस्तान में है, लोग बेचारे महंगाई से तंग हैं, बिजली के बिलों से तंग है, लेकिन इस वक्त जो कुछ अच्छी खबरें खेल के मैदान से आ रही है ना, एक ये ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से अच्छी खबर चल रही है और एक हमारी नजरें टिकी हुई हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तीसरा हो रहा है मैच, और यकीनन इंशाल्लाह पाकिस्तान की सीरीज अपने नाम करके पूरी की पूरी और फिर ओडीआई में भी नंबर 1 बनने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए जी, ब्रेक के बाद बिल्स कोई इसके हवाले से रो रहा है, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। इस वक्त पाकिस्तान में सताए हुए अवाम के लिए बड़ी अच्छी और बड़ी खुशी की खबर, पाकिस्तान आईसीसी रैंकिंग का जो ओडीआई का नंबर 1 बन चुका है, नंबर 1 रैंक हमने हासिल कर लिया है। इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो आज तीसरा मैच हो रहा था, तो पाकिस्तान ने ये 3 मैचेस की जो सीरीज है इसको अपने नाम कर लिया है, क्लीन स्वीप किया है। कल का मैच भी बड़ा जो नसीम शाह ने जो कुछ किया वो बड़ा सनसनीखेज था, और फिर आज वाला जो मैच हुआ है उसके बाद पाकिस्तान ने ये एक बड़ा जो आईसीसी वनडे रैंकिंग में जो नंबर 1 पे आ गया है, ये एक बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की तरफ से। और साथ साथ फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के आगे एशिया कप एंड देन वर्ल्ड कप, तो उसके लिए टीम पाकिस्तान का मोराल ऑब्वियसली हाई, और पाकिस्तान टीम जो है वो क्रिकेट की इस वक्त सुल्तान, वनडे में क्रिकेट के सुल्तान बन गए। जबरदस्त परफॉर्मेंस रिजवान की तरफ से, जबरदस्त परफॉर्मेंस बाबर आजम की तरफ से, दीगर टीम जो 4 तब्दीलियां आज टीम के अंदर की गई, इसके साथ साथ 268 का ये टारगेट दिया गया था। और ऑब्वियसली जो मैच एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये जो पिच है ये मुश्किल पिच थी और इसके ऊपर ये 268 का जो स्कोर था ये अच्छा स्कोर था, बड़ा स्कोर था, और इसको मीट नहीं कर सकी अफगानिस्तान की टीम। ऑलमोस्ट 59 रन से जो है वो पाकिस्तान ने हरा दिया है, शिकस्त हुई है। आखिर तक विकेटें गिर चुकी थी, सारी की सारी कोशिश अफगानिस्तान की तरफ से की जा रही थी कि किसी तरीके रन्स को इसको कम से कम किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की तरफ से दी गई है, उसके बाद वनडे रैंकिंग की नंबर 1 टीम के तौर पर पाकिस्तान है सामने, और अब है आगे एशिया कप एंड देन वर्ल्ड कप। तो हम उम्मीद करते हैं और यकीन रखते हैं बाबर आजम पर, उनकी क़यादत पर और टीम पर कि आगे भी हमें इसी तरह के सनसनीखेज और मज़ेदार किस्म के मैचेस पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलेंगे। कादिर ख्वाजा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा। क्या कहते हैं आप, जबरदस्त मैच हुआ, इस तरह से क्लीन स्वीप पाकिस्तान की तरफ से किया गया, और यहाँ पर अफगानिस्तान को ये याद रखना पड़ेगा कि जब बदतमीजी करेंगे तो इसी तरह के नताइज का सामना करना पड़ेगा। देखिए किरण, बिल्कुल आपने बड़ी खूब बात की है कि जैसे ही बदतमीजी कोई गरूर का सर नीचा एक मुहावरा है, और इसी तरह आप देखें कि जो फरीद अहमद ने जो दूसरे मैच के बाद जो हमने सामान एक्सक्लूसिव ब्रेक की थी खबर कि बाबर आजम और इमामुल हक के साथ जो है नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, फिर काफी गहमा गहमी आपको शारजा स्टेडियम में भी देखने को मिली थी गुज़श्ता साल जो एशिया कप हुआ था, उसमें नसीम शाह के आखिरी जो 2 छक्के थे, उसके बाद से अफगानी शायकीन और अफगानी प्लेयर्स की तरफ से ये रवैया काबिल मुज़म्मत था, जिसकी आज मैच रेफरी को तंग किया गया था। अभी शादाब को गलत रन आउट किया गया था। देखिए एज पर लॉ ये आउट था और कानूनी तौर पर इसको आउट, लेकिन ये जो है वो मुहज़्ज़ब आउट में नहीं आता, और आप ये देखें कि ये गैर इखलाकी हरकत है कि जब आपका प्लेयर, आपका ओपोनेंट अच्छा खेल रहा हो और उसको आप ऐसे आउट करें और उसके बाद से आप मैच भी फिनिश ना कर सके और मैच भी ना जीत पाए, जिस तरह नसीम शाह हमेशा के लिए याद रहेगा अफगानिस्तान को। आज भी जिस तरह पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की है, 268 का जो रन बनाए, मैं समझता हूं कि बाबर और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी बेहतरीन थी। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा ने काफी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दी है, और जिस तरह हमारे बॉलर्स ने आगाज किया बॉलिंग की, मैं समझता हूं कि हमारे जो बॉलर्स हैं टॉप क्लास जो है वो बॉलिंग थी। 4 चेंजेस भी हमने एक्सक्लूसिव रात को बताया था कि गुज़श्ता रात को कि जो 4 चेंजेस हैं वो होने जा रही हैं, और 4 चेंजेस में जिस तरह इफ्तिखार अहमद बाहर थे, उसके साथ साथ उसामा मीर बाहर हुए, फिर उसके बाद फहीम अशरफ इन हुए, नवाज इन हुए, और उसके साथ साथ आप ये देखें कि 2 जो खिलाड़ी थे उनमें बाकी जो खिलाड़ी थे वो भी इन हुए, तो बड़ा अच्छा जेल इन हुआ। बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया गया मिकी ऑर्थर की और कोचिंग स्टाफ की।
मिकी ऑर्सन जो टीम के साथ है किरण, और ग्रांट ब्रैडबर्न जो हेड कोच हैं, उनको वो भी काबिल तारीफ है उनके लिए भी, वो उन्होंने टीम को जिस तरह संभाला है और टीम को बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया गया। हालांकि आप जो गुज़श्ता अदवार में देखें तो वो टीम के जो बेंच स्ट्रेंथ के प्लेयर्स होते थे वो सिर्फ बेंच की हद तक महदूद रहते थे, उनको चांस नहीं दिया जाता था। जिस तरह 4 खिलाड़ियों को चांस दिया गया और उन्होंने ही तमाम जो अफगानी बैटर्स थे। अच्छा, साथ में ये भी कहेगा कि गो के एक बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल अगर देखा जाए तो, और क्योंकि हम सीरीज जीत चुके हैं तो इस वजह से उन गलतियों को शायद उसके ऊपर उनको वो इतनी याद ना रहे, लेकिन आगे क्योंकि वर्ल्ड कप का महाज है, एशिया कप का महाज है, तो कल के मैच में स्पेशली जो कुछ ऐसी गलतियां हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, उसको ओवरकम करने के लिए इस वक्त टीम कोई स्ट्रैटेजी बना रही है, क्या कर रही है? देखें किरण, जो हमारी अंदर से टीम से बात, जो हमारे जराए हैं उनसे जब बात हुई है, मैनेजमेंट से जब बात हुई है, तो वो जब टेस्ट मैच की सीरीज थी वो भी श्रीलंका में ही थी, और वहां पर जो है वो जिस तरह टीम की बेंच स्ट्रेंथ को और साथ साथ टीम के जो खिलाड़ी थे उनको कहा गया कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। जिस तरह आपको याद होगा कि रमीज राजा जो बहुत शुक्रिया कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अफगान ये ख्वाब है कि किसी तरीके से वनडे में पाकिस्तान को हराया जा सके, लेकिन एक बार फिर उनका ख्वाब शर्मिंदा तामीर नहीं हो सका है और पाकिस्तान ने ये सीरीज अपने नाम की और साथ साथ ICC की रैंकिंग में भी चैंपियन हो गया, नंबर 1 हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका कादिर ख्वाजा, आप साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।